गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला के अंतर्गत आज हम आपके सामने हिंदी की व्याकरण की पुस्तक आराध्या व्याकरण भाग 5 अर्थात कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का प्रथम खंड का व्याकरण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में आप जानेंगे, समझेंगे कि भाषा क्या है और व्याकरण से क्या अभिप्राय है, अर्थात व्याकरण क्या है। इन दो विषयों को पाठ के अंतर्गत समझाया गया है और इनकी परिभाषाएं, इनसे संबंधित अभ्यास कार्य पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस पाठ का वाचन आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, करेंगे और तत्पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। हिंदी साहित्य के वीडियो में आप पाठ का वाचन करते जाते हैं और उसकी व्याख्या को समझते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाचन परिभाषाओं का ही किया जाएगा और उनका अर्थ समझाया जाएगा। शेष पाठ में जो भी लिखा है उसको आंशिक रूप से आपको समझना है। जैसे प्रस्तुत पाठ में सर्वप्रथम हम भाषा को देखें। आखिर भाषा क्या है, भाषा से हमारा क्या अर्थ है, क्या औचित्य है। तो आपने विगत कक्षाओं में भाषा की परिभाषा को भली भांति पढ़ा होगा, याद किया होगा। उसी श्रेणी में आपकी इस कक्षा में भी भाषा की वही परिभाषा बताई गई है कि भाषा वह माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। दूसरा उन विचारों को ग्रहण करता है और वह भी अपने विचार उस तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। यही दोनों के बीच की वार्तालाप भाषा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार को समझते हैं। भाषा कहलाती है। ये तो परिभाषा हुई। आखिर भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा संस्कृत की भास धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना, व्यक्तवाणी या बोलना। आपको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी रहा है
और जितनी भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह समाज के माध्यम से ही होती है। जैसे हम बाजार जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो हम वस्तु को संकेत के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या मौखिक रूप से बोलते हैं कि या पर्चा वगैरह में लिख कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं और वह दुकानदार भी अमुक वस्तु हमें प्रदान कर देता है। ये तो हुआ हमारा विचारों का आदान प्रदान। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भाषा विद्यमान नहीं होती। आप लोग देखते ही हैं, वह मूक होता है। जैसे जैसे हम लोगों के शब्द उसके कानों में सुनाई देते हैं, उसे धीरे धीरे भाषा की समझ आती जाती है। संकेतों को वह जानने समझने लगता है, लेकिन संकेतों के द्वारा जो विचार व्यक्त करते हैं वह विचार अस्पष्ट और अपूर्ण रहते हैं। उसमें विचारों का सही संप्रेषण नहीं हो पाता। धीरे धीरे वह बालक भाषा के ज्ञान को समझता है और कुछ बड़ा होने पर वह अपने विचार स्वयं व्यक्त करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार हम भाषा के विकास को देख सकते हैं कि भाषा का विकास अवस्था के साथ साथ बढ़ता जाता है। सार्थक ध्वनियों को नियमबद्ध करते जाते हैं और जो वर्तमान युग में भाषा का स्वरूप ले लेती है। तो भाषा वह सार्थक ध्वनियाँ हैं जिसे समाज ने परस्पर वैचारिक आदान प्रदान हेतु स्वीकार कर लिया है। यदि इस संसार में भाषा की सृष्टि ना हुई होती तो हम अपनी सभ्यता को विकसित नहीं कर पाते। यहाँ पर पाठ में व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप बताए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अर्थात भाषा के आपके विषय में पाठ्यक्रम में दो ही रूप बताए गए हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? तो मौखिक भाषा को कह सकते हैं कि जब भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें तीन तत्व समाहित होते हैं: बोलना, सुनना और समझना। बोलना, जिन शब्दों का चयन हमने किया है उन शब्दों को अपने मुख से उच्चारण करना। दूसरा है सुनना, जिस भी व्यक्ति को हम अपने विचार प्रेषित कर रहे हैं वह अपने कानों द्वारा उन शब्दों को सुने। और तीसरा है समझना, तो वह व्यक्ति उन व्यक्त किए हुए शब्दों को समझे, तत्पश्चात
उसका अर्थ ग्रहण करे, यही समझना है। तो मौखिक भाषा अर्थात भाषा का वह रूप जिस रूप में हम भाषा को मुख से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा के उदाहरण के रूप में हम अनेक दिन में क्रिया विधि करते हैं, जैसे गीत गाना, संवाद बोलना, भाषण देना, समाचार पत्र आदि, ये लिखित भाषा के रूप हो जाएंगे। तो जो भी हम बोलते हैं मुख से, वह लिखित भाषा के अंतर्गत, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा है लिखित भाषा अर्थात लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना। तो हम शाब्दिक रूप में कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जिसको हम लिखकर अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है। भाषा के इस लिखित रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। शब्दों में इन्हें पिरो दीजिए कि ऐसे भाषा का स्वरूप, ऐसा साधन जिसको हम अपनी बात, अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उस बात को पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। इसमें भी 3 तत्व समाहित होते हैं: लिखना, पढ़ना और समझना। लिखना, पढ़ना और समझना। लिखना, हम अपने विचार पेन और कॉपी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पढ़ना, दूसरा व्यक्ति उस लिखे हुए विचारों को पढ़ता है। और अंतिम तत्व है समझना। उन तत्वों को, उन विचारों को वह पढ़कर समझता है। यह लिखित भाषा का रूप हो जाता है। आजकल आप लोग समाचार पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर, टाइपिंग सामग्री, ईमेल, पुस्तक, पत्रिकाएं, मोबाइल पर संदेश पढ़ना, ये सब लिखित भाषा का ही रूप है जिसको हम पढ़ते हैं। अर्थात जो भी लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, वह लिखित भाषा का ही रूप होता है। तो विचारों को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने में केवल लिखित भाषा को ही हम रख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा को हम सुरक्षित नहीं कर सकते। अतः हम मौखिक भाषा को एक सामान्य भाषा कह सकते हैं जो दीर्घकाल तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं: हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच। स्वयं अपने देश में ही
अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी, मणिपुर, मलयालम, बंगला, सिंधी और कोंकणी, संस्कृत, मराठी आदि जैसे भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में भी भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये सब भाषाओं के उदाहरण हुए। अब इन्हीं भाषाओं में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया जाता है, मातृभाषा का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र की कोई ना कोई ऐसी भाषा अवश्य होगी जिसे अधिकांश लोग बोलते व समझते होंगे, और उसी भाषा को हम राष्ट्र की भाषा का दर्जा दे दिया जाता है, कहते हैं। तो अपने देश में भी हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई है, क्योंकि अधिकतर प्रांतों में हिंदी भाषी लोग निवास करते हैं, हिंदी को समझते हैं। इस कारण हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी है। कोई भी भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। इसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस प्रकार आपने अभी राष्ट्रभाषा के बारे में जाना। अब आगे मातृभाषा के बारे में समझें। मातृभाषा क्या है? तो अभी पूर्वत आपको बताया गया कि बालक जो भी बचपन से अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, अपने परिवार से, अपनी माता से जो भी भाषा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से हिंदी भाषा के परिवेश में आ जाता है और हिंदी सीख जाता है। बड़े होने पर वह अन्य दूसरी भाषाओं का ज्ञान करता है, लेकिन हिंदी उसे कोई सिखाता नहीं है, स्वयं से वह सीखता है। उसी प्रकार यदि किसी बालक को हम अन्य दूसरी भाषाओं के परिवेश में रख दें, तो वह उस भाषा को बहुत जल्दी सीख जाएगा और वह उस भाषा पर अपना विचार प्रस्तुत करने लगेगा। कह सकते हैं कि जैसा परिवेश हम बालक को देते हैं वह उसी में ढल जाता है। उसके आसपास जो भी परिवेश होगा, माहौल होगा, वह उसी को ग्रहण करता है। ऐसे ही उस परिवेश में जो भी भाषा बोली जाएगी वह उसी को ग्रहण करेगा। तो बालक अपने परिवार या माता से जो भाषा ग्रहण करता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यहाँ भारत में संस्कृत को देववाणी का दर्जा दिया गया है और जितनी भी भाषाएं हैं संस्कृत की ही देन है। संस्कृत भाषा को जननी भाषा कहा गया है, अर्थात इसी भाषा से अन्य भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है।
आपको अभी तक भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, लिखित और मौखिक। एक तीसरा भी भाषा सांकेतिक रूप में आता है, उसका वर्णन आपके पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं कि ऐसी भाषा जो हम संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप यातायात में देखा होगा, पुलिस वाले खड़े होकर हाथ का इशारा करते हैं और साधन वाहन सब बढ़ते चले जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। भाषा को समझा, राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, उनमें क्या अंतर है, इन सब को आपने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से समझा। पाठ में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या होती हैं, उनको आप विषयाध्यापक के माध्यम से समस्या का निस्तारण कर लें। आप सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप के माध्यम से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान के लिए किया जाए, ना कि समस्या को बढ़ाने के लिए। अब आगे आपके 3 टॉपिक और हैं, बोली, लिपि, व्याकरण के अंग। ये 4 आपके टॉपिक शेष हैं। इन चारों के बारे में आप अन्य वीडियो जो आएगा उसमें व्याख्या की जाएगी। तब तक आपका गृह कार्य के रूप में आप भाषा की परिभाषा को, राष्ट्रभाषा की परिभाषा को और मातृभाषा की परिभाषा को अपनी कॉपी पर लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे और जो भाषा के रूप हैं मौखिक, लिखित, तो मौखिक भाषा डालकर उसके 5 उदाहरण लिखेंगे, लिखित भाषा का रूप डालकर इसके भी 5 उदाहरण आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य हुआ। जो भी कार्य आपको बताया जाए उस कार्य को आपको पूर्ण करना है। विद्यालय खुलने के पश्चात आपके कॉपी का निरीक्षण किया जाएगा। अतः छात्रों से अपेक्षा है कि वह जो भी इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है या लिखाया जा रहा है किसी भी विषय में, उस विषय का गहन अध्ययन करें और इसी पढ़ाई को आप अपनी वास्तविक पढ़ाई मानकर ही चलें। इसी के माध्यम से आगे आपके आगामी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अतः इनका गहन अध्ययन व याद करना जरूरी है। तो आप अपना काम पूर्ण करते रहें, मेहनत और लगन से, परिश्रम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।
आगामी वीडियो की प्रतीक्षा करें।